Hello students, how are you? I think you all are doing well. So let's take our next topic. So in today's lecture we will cover chemical properties of haloarenes. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये एक्चुअली तीन तरह की रिएक्शन शो करता है. इट शोज थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में. लेट्स सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. And as you know that in previous video we have already discussed and we have explained that haloarene is very less reactive towards nucleophilic substitution reaction, and we have already mentioned the reason why it is less reactive. तो यहां मैं वो रीजन मेंशन नहीं करूंगा कि इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि उसके लिए आप प्रीवियस जो हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनमें देख सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों है. तो हम ये बात करेंगे कि इसकी लेस रिएक्टिविटी है तो ये रिएक्शन कैसे करेगा. एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहूं, ठीक है ना, अगर मैं ऐसी रिएक्शन चाहूं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे बेंजीन रिंग के ऊपर या हेलोएरीन के ऊपर और उससे प्रोडक्ट बनाए, तो नॉर्मल कंडीशन में इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो हमें क्या करना है, कंडीशंस को चेंज करना है. we need drastic conditions. drastic condition से मेरा मतलब है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर. अगर ये सारी चीजें हैं तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ड्रास्टिक कंडीशंस में ही ध्यान रखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसको कैरी आउट किया जा सकता है. तो हम यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो है रिएक्शन विद NaOH. ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन. अब यहाँ NaOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आप NaOH के साथ बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, जैसे सपोज वी हैव क्लोरोबेंजीन, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तो इन नॉर्मल कंडीशन NaOH विल नॉट रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन. नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट न्यूक्लियोफाइल if attacks on chlorobenzene it will feel repulsion. अगर ये OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अटैक करता है तो यहाँ रिपल्शन फील करेगा, बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है रेजोनेंस की वजह से. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकती, हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी. अब कंडीशन जो आप चेंज करते हैं तो आप यहाँ क्या करते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और साथ में 300 ATM प्रेशर क्रिएट करते हैं. और इस कंडीशन में अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है. और यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से है, ONA. ध्यान रखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा. ये तो आपके पास क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन. और क्लोरोबेंजीन को जब आपने रिएक्शन कराया तो पहले हमारे पास बना सोडियम फिनॉक्साइड. ये पता है ना फिनॉक्साइड कैसे है, सोडियम फिनॉक्साइड. फिनॉक्साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमें पता है जो बेंजीन रिंग है अगर इस तरह से और उस पर एक वैलेंसी फ्री है, तो आप इसको अभी तो क्या कह सकते हैं, फिनाइल ग्रुप है. और फिनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन जोड़ा तो फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड के साथ सोडियम ऐड किया तो सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है. इसके बाद हम इसका एसिडिफिकेशन और कराते हैं, दैट मींस इसको हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं. और जब एसिडिक मीडियम रखते हैं तो यहाँ पर Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन होकर के NaCl को रिलीज कर देता है और H यहाँ पर कंबाइन हो जाता है और आपके पास फिनॉल बनता है. ठीक है, यहाँ पर फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है. तो ये रिएक्शन हुई तो है, ये रिएक्शन कैरी आउट की है हमने, लेकिन जो ये रिएक्शन है ये हमने ड्रास्टिक कंडीशंस में की है. ध्यान रखें, तो ये ड्रास्टिक कंडीशन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. दूसरी बात, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम भी है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस. ध्यान रखें, इस नाम से भी इस रिएक्शन को जाना जाता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, डाउ प्रोसेस है. तो ये चीज अच्छी तरह ध्यान रखें कि क्लोरोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है. इट रिएक्ट इन ड्रास्टिक कंडीशन
if I talk drastic condition, I mean हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर, इन दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन होगी और फिनॉल विल बी फॉर्म, यहां पर फिनॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये तो पहला केस हुआ। अब यहां पर मुझे बताएं कि क्या हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। हम यहां देख रहे हैं कि ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं, मैं ये चाहूं कि रिएक्शन कम टेम्परेचर और कम प्रेशर पर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको। देखिए, आपको ध्यान होगा दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। और अगर हम ऐसे ग्रुप्स को बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड करते हैं तो वो, या कहीं हेलो बेंजीन में ऐड करते हैं तो वो रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब इसको अपन नाम ही अलग दे देते हैं, हम यहां दे देते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ऑन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, अब यह समझना, ये क्लोरोबेंजीन है। अब अगर इस क्लोरोबेंजीन पर मैं ऑर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो हमें पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना आप, ठीक है ना, यहां इसकी रिएक्टिविटी इफेक्ट होती है कि हमने ये पढ़ा था पहले कि अगर क्लोरोबेंजीन जो है वो रेजोनेंस करता है तो रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर इस पर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता हूं तो न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज अ नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच फील रिपल्शन व्हाइल इट अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहां ये रिपल्शन फील करता है और इस रिपल्शन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब अगर हमने यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है वहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच कर दिया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के लेकर के जा रहा है तो नेचुरल है कि यहां ऑर्थो पोजीशन पर और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इसकी प्रेजेंस में अगर मैं सेम रिएक्शन कराता हूं, NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में, H+ लिख रहे हैं, दैट मींस एसिडिक मीडियम है, ध्यान रखना। तो पहले ये रिएक्शन हो रही थी 623 केल्विन पर, ठीक है, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर पर हो रही थी। अब सेम रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट लोअर टेम्परेचर एट 443 केल्विन। अब यही रिएक्शन हमने 443 केल्विन पर करा दी है। अब ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेचर कम लग रहा है? इसका सिंपल सा रीजन है कि यहां जब हमने नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया है वो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और रिएक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से अब सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, ठीक है, फिनॉल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप यहां ऐड है, ठीक, तो यहां पर आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये पहले से कम टेम्परेचर पर बन रहा है रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से। प्रोडक्ट का नाम भी लिख देते हैं। देखिए ये आपके पास क्या था, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं आप इसे। और जबकि अगर आप यहां देखें तो अब ये आपके पास फिनॉल हो गया, ये पूरा कंपाउंड फिनॉल है और फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर आपके पास नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ध्यान रखें, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल हो गया आपके पास। अब हम इस कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं कि अभी हमने केवल एक नाइट्रो ग्रुप अटैच किया हुआ था, सपोज सेम रिएक्शन में अगर मैं यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप और ऐड कर देता हूं, NO2, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऐड करूंगा तो नेचुरल है कि उसका इफेक्ट तो बढ़ेगा। अब नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट क्या है, हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर मैंने एक नाइट्रो ग्रुप और ऐड कर दिया है तो रिएक्टिविटी पहले से ज्यादा हो जाएगी। यहां मैंने एक नाइट्रो ग्रुप और ऐड कर दिया है तो सेम रिएक्शन बट टेम्परेचर अब कम यूज में आएगा। आपको 443 पर इस रिएक्शन को कराने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड होने से उसकी रिएक्टिविटी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सेम रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट एट 368 केल्विन टेम्परेचर। इसको 368 केल्विन टेम्परेचर पर करा सकते हैं, यानी नाइट्रो ग्रुप ऐड किया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अभी तो 2 नाइट्रो ग्रुप थे, अब अगर मैं इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देता हूं, एक नाइट्रो मैंने और ऐड कर दिया है, तो नेचुरल रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर जो पहले रिएक्शन 368 केल्विन पर हो रही थी, अब सेम रिएक्शन जो है 323 केवल वार्म टेम्परेचर पर हो जाएगी। 323 केल्विन पर ये रिएक्शन आप कैरी आउट करा सकते हैं। ठीक है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है NO2, इसे आप क्या बोलेंगे, दिस इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। और वैसे अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं आप, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखिए 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो आप बोलेंगे इसे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे ही आप क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है यहां पर जब आपने 323 केल्विन पर NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है और एसिडिफिकेशन यानी H+ मीडियम भी आपने साथ में लिया है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी हो गई है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है, नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं करता है, ड्रास्टिक कंडीशन में करता है। लेकिन जैसे जैसे आप नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो हो गया, SCN साइनाइड हो गया, इस तरह के ग्रुप को ऐड करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन, वैसे तो कम रिएक्टिव है, रिएक्शन कर ही नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप वहां ऐड कर देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जैसे CH3 ग्रुप है या OCH3 ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, सोचना आप उसको और कमेंट बॉक्स में लिखना उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये तो हमने बात कर ली है अभी न्यूक्लियोफिलिक, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब ये रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहा जाता है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल उन स्पीसीज को कहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये जब अटैक करते हैं, ठीक है, और हेलोबेंजीन के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी। देखिए हमें पता है कि जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, उस क्लोरोबेंजीन में हमारे पास क्लोरीन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके ऊपर रेजोनेंस की, अगर इसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस किस तरह से होगा। देखिए ये Cl यहां, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे बेंजीन और क्लोरीन के बीच में। तो नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हमारा, इट विल बी लाइक दिस। यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर इसका जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो अगर ये यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन भी है, तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहां इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी बॉन्ड एज इट इज बना दिए हमने। यहाँ नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेट्स सी, Cl electrons, positive charge, then new double bond will be formed here, okay, and now the electron density will concentrate on para position, negative charge can be formed,
और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड मैंने एज इट इज बना दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्थो पोजीशन पर आकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा कुछ। अच्छा, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है आपको, ध्यान रखें। Cl पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है अभी ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, आप इन्हें यहाँ बना देते हैं। ठीक है, देन ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आकर के कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस पाई बॉन्ड के यहाँ चले जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन को दे देगा। देन वापस यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको न्यूट्रल हो गया है। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो ये आपके पास में टोटल 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर आप इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, इन सबका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। दिस विल बी ओवरऑल स्ट्रक्चर। Cl पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में देखो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्लोरीन के ऊपर है और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो आपके पास कहाँ आ गई है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आ गई है, एक पैरा पोजीशन पर, एक दूसरे ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पॉजिटिव आयन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो वो वहीं अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है, तो यहाँ 2 जगह अटैक कर सकता है और यहाँ अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है तो उसके बाद में प्रोडक्ट जो है वो आपके पास में क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो इसको आप ड्रॉ कर लें। एक बार मैं फोन का थोड़ा वो चेंज कर देता हूं, उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने। अब इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो रिएक्शंस में देखो कौन कौन सी रिएक्शन देखी जा सकती है। ओके, मैं जरा चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, नहीं तो कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाए मैं पढ़ाता रहूं। चलिए देखते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं, बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहला क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो है, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। ठीक है, तो क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरीन, अरे यार क्या, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, अब सही है। ओके, तो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जब हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो देखो किस तरह से होगी रिएक्शन, समझना आप इसको ध्यान से। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, आप करा रहे हैं क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन होता है, ध्यान रखना, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे FeCl3 या AlCl3। ठीक है, इसका रोल मैं बताऊंगा क्या रोल होता है। और सनलाइट में नहीं कराते हैं रिएक्शन, ध्यान रखना, डार्कनेस में ही कराते हैं, लाइट की एब्सेंस में कराते हैं। तो ये रिएक्शन किस तरह से होती है, बेसिकली इसका प्रोडक्ट तो वैसे प्रिडिक्ट करना बहुत सिंपल है कि हमें पता है क्लोरीन में हमारे पास एक नेगेटिव Cl है, एक पॉजिटिव है, क्योंकि जो इस बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो जो ये Cl पॉजिटिव है इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल मान सकता हूं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और अभी हमने क्या बताया, राइट नाउ हमने अभी बताया है कि क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव वहां अटैक करेगा जहां नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहां है, या तो ऑर्थो पर, ठीक है, या फिर पैरा पोजीशन पर, तो ये यहां अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, कि ये इस तरह से बनेगा। देखिए
एक तो ये बन गया आपके पास और दूसरा ये बन गया, ठीक है ना। अब ये तो पता चल गया क्यों बना ये भाई। एक तो इसलिए बना क्योंकि आपके पास यहां नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव यहां अटैक कर रहा है, ठीक है। और दूसरा यहां अटैक कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ गए। लेकिन क्लोरीन तो जब जुड़ेंगे ना जब वहां पर कोई क्या होगा, किसी को डिस्प्लेस करेगा वो, तो यहां पर जो हाइड्रोजन ऑलरेडी है वो यहां से रिमूव होगा, ठीक है। और जो ये नेगेटिव वाला Cl है उसके साथ कंबाइन होकर के HCl की फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो क्या करूं, मैं यहां 2 क्लोरोबेंजीन लगा देता हूं, यहां मैं 2Cl2 लगा देता हूं, यहां 2HCl रिलीज हो जाएंगे और इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इनका नेम देखें आप, देखो इसको क्या बोलेंगे। वैसे अगर आप IUPAC बोलते हैं तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर कॉमन नेम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में ये ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसे क्या कह सकते हैं, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, आपके भी आता होगा, और क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर AlCl3 और FeCl3 का क्या रोल है, इसको हमने यहां क्यों यूज में लिया है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां जो AlCl3 और FeCl3 है इसे हम कहते हैं कि लुईस एसिड है। और लुईस एसिड एक्चुअली हैलोजन कैरियर होते हैं। ये क्या करते हैं कि हैलोजन को कैरी करते हैं, बेंजीन रिंग तक लेके जाते हैं, वहां दे करके और फिर वापस एज इट इज बन जाते हैं। देखिए इसको किस तरह से करेगा ये, देखिए अब यहां पर होता क्या है कि ये जो AlCl3 है, बेंजीन पर क्लोरीन के एडिशन होने से पहले जो ये Cl2 है ये पहले AlCl3 से रिएक्ट करता है और इससे रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करता है, AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। तो यहां पर इसने क्या किया, आप देखो इसको मैं लुईस एसिड कह रहा हूं, दिस इज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या कर रहा है, लुईस एसिड यहां पर Cl पॉजिटिव यानी न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करवा रहा है, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करवा रहा है। और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने के बाद ये किस पर अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और वहां से H को रिमूव करेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर हमारे पास ये बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है सॉरी, और यहां पर ये जब Cl पॉजिटिव अटैक कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, सपोज मैं ऑर्थो कंसिडर कर रहा हूं, पैरा पर भी हो सकती है रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये जब अटैक करेगा तो अटैक करके और यहां पर मैंने Cl ऑलरेडी है और यहां Cl को मैंने जोड़ दिया है और H पॉजिटिव यहां पर रिमूव हो गया है, प्लस H पॉजिटिव यहां रिमूव हो गया है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें भी मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब Cl यहां अटैक करता है तो अटैक करने पर जो यहाँ हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, वो उसके साथ में पहले कंबाइन होकर रेजोनेंस करता है और रेजोनेंस के लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। रेजोनेंस के बाद में ये H+ को रिलीज कर देता है। लेकिन अभी तो आप इतना समझ लें कि यहां इसने अटैक किया और यहां से H रिलीज हो गया H+ की फॉर्म में और Cl जुड़ गया। अब ये जो H+ रिलीज हुआ है इसको कौन गेन करेगा, AlCl4- नेगेटिव H+ को गेन करेगा और H+ को गेन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, AlCl3 और HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। AlCl3 की फॉर्मेशन होगी और HCl रिलीज हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, AlCl3 का क्या रोल है, स्टार्टिंग के अंदर AlCl3 है, लास्ट में भी AlCl3 है। इसका मतलब जैसा था वैसा मिल गया। लेकिन पूरे प्रोसेस में पहले AlCl3 ने Cl को गेन किया, AlCl4 में नेगेटिव बनाया, फिर AlCl4 नेगेटिव जो है वहां पर फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल इसने रिलीज किया है वो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक किया, क्लोरोबेंजीन पर, और इसने H+ को रिलीज किया और H+ रिलीज होते ही AlCl4 के साथ में मिलकर के और उसने वापस से AlCl3 रिलीज कर दिया, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप लिख करके प्रैक्टिस करना, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे इस रिएक्शन को याद रखने में, ठीक है। वैसे याद नहीं करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। तो सिमिलरली ध्यान रखना ब्रोमिनेशन भी होता है, ठीक है ना, क्लोरीनेशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है, तो ये सेम तरह से होते हैं। तो इट्स अ हैलोजिनेशन, हम इसको कह सकते हैं कि हैलोजिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज वो है हमारे पास सेकेंड,
इसको हम कह रहे हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में एक्चुअली क्या होता है कि हम नाइट्रेशन में रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये चीज ध्यान रखें, नाइट्रेशन में केवल नाइट्रिक एसिड काम में नहीं लेना है। तो आप कह सकते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप में समझे इसको। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये आपके पास HNO3 है, कंसंट्रेटेड है, इसके रिएक्शन करा रहे हैं आप कंसंट्रेटेड H2SO4 में के साथ में। अब एक बात बताएं कि जो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना है, पॉजिटिव आयन को आइडेंटिफाई करना है। ये नाइट्रिक एसिड इस तरह से डिसोसिएट हो अगर OH माइनस NO2 प्लस पॉजिटिव, और आपसे पूछा जाए बताओ कि इस नाइट्रिक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव आयन है नाइट्रो, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल है। और हमें पता है अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैक करेगा कहां, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर, और इसको अटैक कराएं। अब जैसे इसको अटैक कराएंगे आप देखिए इस तरह से Cl, यहां NO2 ग्रुप ऐड हो गया है और एक पैरा पोजीशन पर ऐड हो गया, ठीक है, Cl, यहां नाइट्रो ऐड हो गया। अब दूसरी बात, जहां NO2 ग्रुप ऐड हुआ है वहां पर एक वैलेंसी तो फ्री करेगा ना, वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यहां से, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा और OH माइनस के साथ कंबाइन होकर के और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, H2 की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर नाइट्रेशन हो जाएगा। यहां पर H2SO4 भी कैटलिस्ट की तरह काम में आता है। बिगिनिंग के अंदर भी H2SO4 है, रिएक्शन के एंड में भी H2SO4 होता है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के अंदर ये क्या करता है, रिएक्शन को कैरी आउट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये नाइट्रेशन की बात हो गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट का नाम और देख लेते हैं। इसको तो हम क्या कह रहे हैं, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये तो क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, देखिए इसे आप कहेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया है। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, एक तो हो गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और दूसरा हो गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये दो आपके पास में प्रोडक्ट बन गए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई नाइट्रेशन की। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बाद किसकी, नाइट्रेशन के बाद हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। देखते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब सल्फ्यूरिक एसिड भी कौन सा होना चाहिए, ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो आप रिएक्शन कराते हैं उसे आप सल्फोनेशन कहते हैं। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक है, अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा होगा, यानी पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, इसका डिसोसिएशन कर दें आप। और जैसे ही आप इसका डिसोसिएशन करेंगे, ठीक है, हीट भी करेंगे थोड़ा सा साथ में, तो जैसे ही से डिसोसिएशन करेंगे तो आप देखो HO माइनस एंड HSO3 प्लस, तो ये वाला जो पार्ट है HSO3 प्लस पॉजिटिव, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होता है, ठीक है, इट कैन अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये जब यहां ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा तो देखिए आपके पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ClSO3H। ठीक है, एक तो ये बनेगा और दूसरा यहां बन जाएगा आपके पास अगेन Cl यहां ऐड कर दें और यहां पर SO3H। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए यहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप यहां HSO3 से रिएक्शन अटैक करा रहे हैं तो यहां बॉन्ड सल्फर बनाएगा, हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। तो आपको सल्फर को आगे रखना है यहां पर,
अब इसका नाम और देखें आप, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये जो कंपाउंड अपन ने बनाया है, ठीक है ना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्लोरीन की पोजीशन बतानी है आपको। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन है या सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है। अगर आप आईयूपीएसी नेम लेते हैं तो क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी तरह से उसका नाम आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या आप लिख लेना, क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 एंड 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको मैंने 1 इसलिए दिया क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यही है यहाँ पर, तो आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। या फिर बोलेंगे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? सल्फोनेशन। इसको आप सल्फोनेशन कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन। अब इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है इसके 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। इसको भी ध्यान रखें आप, है ना। एक तो होता है एल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज एसाइलेशन। ठीक है, तो एल्काइलेशन क्या है? एल्काइलेशन है रिएक्शन विद RX इज एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड। और एसाइलेशन क्या है? रिएक्शन विद RCOCl या RCOX एसिटाइल हैलाइड। ठीक है ना, किसी एसाइल ग्रुप के हैलाइड के साथ में आप रिएक्शन कराते हैं। तो एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन है। तो एक एक करके देखते हैं अपन दोनों रिएक्शन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। देखिए, ये आपके पास है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप करा रहे हैं CH3Cl के साथ, और यहां भी वही कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं AlCl3 एनहाइड्रस भी लगाए। एनहाइड्रस ध्यान रखना, अपने पिछली रिएक्शन में जो क्लोरीनेशन में AlCl3 यूज में लिया था वहां एनहाइड्रस नहीं बोला मैंने, वहां भी एनहाइड्रस यूज में लेना है हमें। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 यूज में लेना है। अब हमें, क्योंकि रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा है इसमें? आप देखिए, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसी को तो आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल पार्ट। अब अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट ऑर्थो और पैरा पर अटैक कर सकता है, और जब अटैक करेगा तो क्या किसकी फॉर्मेशन करेगा? देखिए इस तरह से, तो यहां पर एक CH3 अटैच हो गया आपके पास और एक पैरा पोजीशन पर अटैच कर देते हैं हम। ठीक है, Cl एक यहां अटैच कर दिया हमने। तो इसे तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज, ये टोलुइन कह सकते हैं अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है तो दिस इज ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो टोलुइन। ठीक है, तो ये बन गए। अब वापस यहां पर वो AlCl3 का क्या रोल है? तो सेम वही जो अपन ने हेलोजिनेशन में पढ़ा था वही काम यहां पर इसका है। ठीक है ना, ये क्या करता है? ये हेलोजन कैरियर है। जैसे सबसे पहले अगर AlCl3 को मैं CH3Cl से रिएक्शन कराता हूं, ठीक, तो ये क्या करेगा? क्योंकि हेलोजन कैरियर है तो हेलोजन लेगा, तो हेलोजन लेकर के AlCl4 नेगेटिव बनाएगा और CH3 पॉजिटिव, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिलीज करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर किस पर अटैक करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन पर अगर मैं अटैक करा रहा हूं CH3 पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव या तो ऑर्थो या पैरा पर अटैक करेगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज तो यही है, तो पॉजिटिव वहीं अटैक करेगा। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई, या तो आपके पास में यहां पर CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, या फिर पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या? इस पूरे प्रोसेस में ये जब CH3 यहां कंबाइन होगा तो यहां से हाइड्रोजन तो रिमूव होगा ना, और जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो क्या करेगा? वो H+ जो रिमूव हुआ है वो अब किस पर रिएक्शन करेगा? AlCl4 के साथ में, AlCl4 नेगेटिव, और इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा वापस? AlCl3
और HCl, तो देखो AlCl3 लास्ट में एज इट इज आ गया, पहले भी एज इट इज था। तो यानी इसी को तो हम कैटलिस्ट कहते हैं कि जो रिएक्शन के अंदर मतलब यूज में आए लेकिन लास्ट में ऐसा कैसा आपको मिल जाए, एज इट इज मिल जाए, विदाउट चेंजिंग इट्स मास, कंपोजिशन, अपनी कंपोजिशन और मास को बिना चेंज किए एज इट इज मिल जाए, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहां लिखा है ऊपर, ये कैटलिस्ट की फॉर्म में, और हेलोजन कैरियर है, ध्यान रखना, हेलोजन को कैरी कर रहा है ये। ठीक, तो ये हो गया आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, देखते हैं नाउ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन को बताने से पहले एक चीज देखें, एक ग्रुप होता है, एक तो होता है देखो CH3CO नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और एक होता है CH3COO नेगेटिव। इन दोनों ग्रुप को आइडेंटिफाई करना जाने आप। ये वाला जो ग्रुप है इसको आप कहते हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, और इसे कहते हैं एसीटेट ग्रुप। ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, कि अभी काम में आएंगे इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो ध्यान रखना है कि CH3CO पॉजिटिव एसिटाइल ग्रुप होता है और ये एसीटेट ग्रुप होता है। अब जरा रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन, मतलब रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इसको हम बोल रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड है ये, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा है। देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां से इसको ब्रेक करो, तो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल हुआ जो पॉजिटिव है, और ये कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, या तो यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, और वापस वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करेगा, जिसको अपन लुईस एसिड या हेलोजन कैरियर कह रहे हैं। तो अटैक कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, तो एक तो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है ClCOCH3, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है दैट इज ClCOCH3, ठीक है, और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। तो इसे आप क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एसिटोफिनॉल, ठीक है। फिनाइल के ऊपर मतलब एसीटोन में एक फिनाइल जोड़ दो तो आप एसिटोफिनॉल हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन क्या होता है CH3COCH3, तो मैंने एक CH3 हटा करके एक फिनाइल जोड़ दिया तो एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो एसिटोफिनॉल पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, देखो ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, दिस इज एसिटोफिनॉल, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल और दूसरा हो गया पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। और यहां पर भी ध्यान रखना AlCl3 का सेम वही रोल है जो एल्काइलेशन में था, ठीक है, कि AlCl3 क्या करेगा, पहले CH3COCl से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और इसका जो Cl है वो AlCl3 के साथ कंबाइन होकर के AlCl4 बना लेगा। ये मैकेनिज्म आप करना, AlCl4 बना लेगा और इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हो जाएगा CH3CO पॉजिटिव, और वो CH3CO पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पर, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किसके साथ, वापस AlCl4 के साथ नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर के इसको AlCl3 में चेंज कर देगा और HCl निकल जाएगा। वो HCl हमने यहां लिख दिया है। तो इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, एक तो हमने पैरा डेरिवेटिव बनाया और एक ऑर्थो बनाया। तो ध्यान रखना इन रिएक्शंस में हमेशा जो पैरा प्रोडक्ट बनता है वो मेजर होता है, ठीक है। जैसे इसमें ही आपसे पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ध्यान रखें पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है और ऑर्थो वाला जो होता है वो माइनर होता है। अब इसका रीजन पूछा जाए कि भाई इसमें पैरा ही मेजर प्रोडक्ट क्यों है, ऑर्थो माइनर क्यों है, तो ध्यान रखें कि पैरा जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, और जो सिमेट्रिकल होता है उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होती है, ज्यादा आप ये यूं मान के चलें, अगर मान लो आपके पास कोई पैरा पोजीशन है, जैसे मान लो एक सिमेट्री की बात करें तो पैरा जो है बिल्कुल जैसे मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं, ठीक है, और एक मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं, तो ज्यादा एकोमोडेट में किस पोजीशन में हो सकता हूं, या ज्यादा किस पोजीशन वाले लोग एकोमोडेट हो सकते हैं पर्टिकुलर रूम में, जो इस पोजीशन में सावधान की पोजीशन में, या ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब है जो ज्यादा सिमेट्रिकल है उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होती है, और जो ऑर्थो है वो कम सिमेट्रिकल है, उसकी फॉर्मेशन कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आज हमने जो देख लिया है वो टॉपिक कौन कौन से हैं। हमने देख लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लास्टिक कंडीशन में, और साथ में हमने ये भी देखा कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं, सॉरी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या स्पीसीज हैं जिनके जुड़ने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा इजिली हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल के साथ में हेलोबेंजीन या हेलो एरिंग्स जो होते हैं वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, और साथ में इनकी कुछ मिसलेनियस रिएक्शन जो छोटी छोटी रिएक्शंस हैं उनको और देख लेंगे हम। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो है उसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उनको जरूर सॉल्व करें आप। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।